आज ढाबे की वजह से भिवंडी पहचाना जा रहा है, पावर इंडस्ट्री को उखड़ते जा रहा है, बिल्डिंगें बनते जा रही है। क्या किए लीडरों ने? रशीद ताहिर मोमिन एमएलए बने, रईस शेख एमएलए बने, सेकुलर पार्टी आज बोलते हैं रुपेश मात्रे एमएलए बने। क्या किया इन सेकुलर पार्टी के नेताओं ने भिवंडी के लिए? क्या पॉलिसी है? किस एमएलसी इलेक्शन में आपने क्रॉस वोटिंग करके पैसे प्राप्त किए? आपकी सरकार तो नहीं है। 2.5 साल जब सरकार में थे तो निधि नहीं आई। आप सरकार के बाहर हो तो बहुत निधि आ गई। अरे इतने ही पावरफुल हो गए हो तो आईजीएम को सब डिविजनल दर्जा दिला दीजिए। आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मतलब अगर कोई आदमी बैठा है, सिटिंग एमएलए है या तो सिटिंग रूलिंग पार्टी है, तो उनके ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। वो इसलिए क्योंकि वो पावर में है और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है। तो एमआईएम ने जो है भिवंडी के अंदर तो अब तक के उनको कोई एक आधा ऐसा दर्जा हासिल नहीं हुआ है कि लोग उनसे जो कुछ सवाल कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो है वही आरोप में रहते, वही अटैकिंग मोड पे रहते हैं। हर कोई बोलता है ऐसा ऐसा करके टोरेंट मैं अगले दिन हटा दूंगा। टोरेंट क्यों नहीं हटा पाए? सरकार में क्या रईस शेख, रुपेश मात्रे पिछले 2.5 साल नहीं थे? 2022 तक सरकार में नहीं थे? सरकार में थे ना, टोरेंट को हटा गया, नहीं हटा पाए। साइनाथ पवार भी जो है इस बार मैदान में उतरे, तो आप उनको किस नजर से देखते हैं? थोड़ा सही बताइए। व्यक्तिगत रूप में उनको अपन कॉम्पिटिटर की हैसियत से देख सकते हैं क्योंकि अभी तक उनको जनता ने मौका नहीं दिया। पिछले बार 2nd पोजीशन पे थे। एमआईएम से लड़ाई डायरेक्ट हो सकती है उनसे, लेकिन वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आ रही है तो मालूम ही नहीं ना। अच्छा, हमारी हमारी लड़ाई तो बीजेपी कांग्रेस से है ही है, लेकिन टक्कर अगर ये भी आते हैं तो ये तो टक्कर इनसे होगी ही बिल्कुल। जी भाई नया चेहरा है, देखते हैं, लेट्स सी। मैं तो एमआईएम की बात करूंगा। भाई इनसे तो लोग, अगर इनसे लोग जो है खुश होते तो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे इनके सामने डर के। लोग फॉर्म भर रहे हैं, लोग लड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने काम नहीं किया हुआ है ना। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं दशहरा दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 9,999 रुपये के डाउन पेमेंट में मिलेगी कोई भी 2 व्हीलर बाइक या स्कूटर। साथ ही इजी फाइनेंस, लो ईएमआई और जमजम मोटर्स का सालों का भरोसा। तो आज ही विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, अपोजिट एसटी बस स्टैंड भिवंडी और बाइकर्स पॉइंट दरगाह रोड भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा के चुनाव करीब में है और ये देखते हुए हम देख रहे हैं कि हर पार्टी जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही, हर पार्टी जो है अपने एक्टिव मोड पे आ गई है। कहीं ना कहीं जलसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ऑफिसेस खुल रहे हैं। और इसी बीच जो है यहाँ पर भिवंडी शहर के अंदर हमारे बीच आए हैं AIMIM के भिवंडी कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी। हम इनसे थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी विधानसभा को लेकर, इन विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, भिवंडी शहर को लेकर क्या रणनीति है, किन मुद्दों पर जो है ये चुनाव लड़ेंगे। भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है, इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी इनके ज़्यादा लोकप्रिय है या कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका ज़्यादा प्रभाव है, इनके ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों के ऊपर जो है ये लोगों से चुनाव वोट मांगेंगे। तो शादाब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपने हमारी दावत कबूल किया, उसके लिए विशेष आपका शुक्रिया अदा करेंगे हम। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी चुनाव को लेकर तैयारी कैसी चल रही है AIMIM को लेकर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 विधानसभा चुनाव को लेके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से आवाम के बीच में है और हम ये देख रहे हैं कि जो हिसाब से जनता की तरफ से प्रतिसाद मिल रहा है, आप ये देखिए कि भिवंडी शहर का कोई भी लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट पाने में लाइन में लगा हुआ है। जी, वो तो हम देख रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं बैरिस्टर असद अवैसी साहब का जो धोरण है वो जनता तक पहुंचा हुआ है और जनता से जो प्रतिसाद मिल रहा है, इसी के चलते दीगर सियासी पार्टियों के लीडरान जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है। इस बार इंशाल्लाह हम जीतने जा रहे हैं। जी शादाब भाई, ये जो आप जैसे अब आज की तारीख में जो पार्टी की पोजीशन है, तो ये जो है
कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले जो है इस तरह की पोजीशन नहीं थी। जैसे कि हम लोकसभा चुनाव भी दे रहे थे कि उसमें जो है तो मामला थोड़ा सा ठंडा रहा, लेकिन अब जब से इम्तियाज़ जलील ने जो वो ये निकाले थे, उन्होंने एक रैली निकाली थी, तो उस तिरंगा रैली के बाद में जो है पार्टी का जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर चला गया, खास करके भिवंडी शहर में। तो उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, वो नामुस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के उन्वान पर था। मैं उसको सियासत से जोड़कर नहीं देखता। अच्छा। और ये जो प्रतिसाद मिला था ये इसी मौजू पे मिला था। देखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हर मौजू पर जनता के साथ में खड़ी होती है। आप ये देखिए, ये पहला मुकाम नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब ने 1 साल पहले ही मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। औरंगाबाद से सेम रैला आया था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेयरिंग करने में रुकती नहीं है। जहाँ जनता की बात है, जनता के लिए वो रोड पे उतरती है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार काम कर रही है। ना सिर्फ बैरिस्टर असद अवैसी बल्कि हमारे राज्य प्रमुख माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब लगातार आवाम के हर मौजू पर ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ती है तो जनता के बीच में जाते हैं। तो यही वजह है कि मजलिस की जो सोच है वो आवाम के बीच में जा रही है। लोकसभा इलेक्शन एक अलग इलेक्शन था, विधानसभा अलग इलेक्शन है। तो ये दोनों चुनाव में बहुत फ़र्क है। विधानसभा चुनाव 2019 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 44,000 वोट मिले थे। वो ना सिर्फ हमारे धोरण को मिले थे बल्कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब की सोच, विचारधारा, उनके काम करने की कार्यशैली, इसको देखते हुए जनता ने इतना बड़ा वोट हमको दिया था। तो आने वाले वक्त में दोबारा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो दोनों ही सीट पर क्योंकि मजलिस लड़ने वाली है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आवाम जो है वो जनता लग रही है, आवाम को ऐसा लग रहा है कि अब हमारी आवाज़ का उम्मीदवार चुनकर जाने जा रहा है। अच्छा। इसलिए आवाम का बहुत अच्छी तरह से प्रतिसाद मिल रहा है। जी, आवाम का प्रतिशत तो मिल रहा है, लेकिन साथ में देखा जाए कि जो एक AIMIM के ऊपर एक हमेशा दाग रहता है कि जैसे कि बी टीम है, क्योंकि जहाँ भी बोलते हैं कि जहाँ खड़ी हो जाती तो वहाँ पे जो विनिंग कैंडिडेट रहता है वो हार जाता है। तो ये चीज़ें इस चुनाव में मैटर करेगी क्या, या तो फिर मतलब आपके प्रचार देखिए, मेरा ऐसा मानना है, ये जो बातें करते हैं सियासी लोग होते हैं, आम आदमी ये बात नहीं करता। आप ये देखिए कि 2024 विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में हुए, इसमें इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, कांग्रेस हार गई। उनके अलायंस पार्टनर उनके सामने लड़े, समाजवादी पार्टी लड़ी, आम आदमी पार्टी लड़ी। तो अब वो हार गए, तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की बी टीम है क्या? MIM तो नहीं लड़ी थी। जी। तो मेरा ऐसा मानना है, हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है। कोई जीतता है, कोई हारता है। आपकी तैयारी होना चाहिए कि जनता सबको नकार के आपकी तरफ आए, लेकिन किसी को आप लड़ने से रोकने के लिए पहले एक धारणा बनाते हो कि ये लड़ लेगा तो वो हार जाएगा, वो लड़ लेगा तो वो हार जाएगा। ये गलत बात है। आप आवाम मुसलमानों की आवाज़ बनिए। जी। आप आवाज़ बनिए ना। इम्तियाज़ जलील साहब बार बार ये बात बोल रहे थे कि ये जो गैर सियासी रैली है, कौन लीडर आया? कोई नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी कोई नहीं आया। भिवंडी लोकसभा चुनाव, भिवंडी विधानसभा चुनाव में जो सेकुलर पार्टी के लीडर चुनकर आते हैं, जब मुसलमानों की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी इजाज़त नहीं देती। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जो संवैधानिक बात के लिए भी इजाज़त नहीं दे रही है कि एक आदमी दीवाना सेकुलर पार्टी के लीडर खासदार का लड़का जाके मस्जिद में घुसकर मस्जिद तोड़ देता है, मस्जिद की बेहुरमती करता है, सेकुलर पार्टी का होते हुए भी, जिसको आपने 4 महीना पहले चुन कर दिया। अकोला मस्जिद के मामले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये नामुस रसालत जो मामला हुआ, आप ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी महाराष्ट्र में हुई। तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के जो लीडरान हैं, नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जो सेकुलर हो चुके हैं, ये क्यों बात नहीं कर रहे हैं? भाई ये तो आज संवैधानिक बात हुई ना। जी जी जी। और रामगिरी बाबा ने जो बात किया है या नीतीश राणे जो बात कर रहा है, ये आज संवैधानिक बात है। तो आज संवैधानिक बात के लिए तो उतरना चाहिए। तो ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ अभी कर रही है बल्कि लगातार करती आ रही है। जनता देख रही है कि हमारी बात, हमारे लिए लड़ रहा कौन है, बात कौन कर रहा है। तो इसलिए जनता मजलिस का साथ दे रही है। मतलब आपको अभी कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो है भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट से दोनों तरफ से जो है पब्लिक आपके साथ में है? नहीं, आवाम तो असद अवैसी साहब के साथ में है, ये सच्चाई है जी। प्रॉब्लम ये होती है कि आवाम की एक सोच होती है कि हमारा नुमाइंदा कैसा हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, आवाम उसको जानती हो, तो वो उम्मीदवार हम इस बार देने को तैयार हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इस बार जो हिसाब से कंपटीशन है, हर सियासी समाजी पार्टी के समाजी कार्यकर्ता MIM से टिकट पाने के लिए होड़ लगाया हुआ है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत महाराष्ट्र के अध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी विधानसभा चुनाव के इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो कि तेलंगाना से आमदार है, ये दोनों ऑब्जर्व करके असद साहब को रिपोर्ट पेश करेंगे और इंशाल्लाह ऐसा कैंडिडेट आएगा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से भिवंडी शहर का आमदार बनेगा। मतलब ये देखा जा रहा है कि वाकई में AIMIM में टिकट लेने के लिए काफ़ी लोगों की जो होड़ लगी है। मतलब अगर हम लोग ये बात करें कि भावी आमदार, इतने सारे भावी आमदार शहर के अंदर हो गए कि लोग उसके ऊपर अभी मीम्स भी बनाने लगे, लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इसमें से अगर आप ये बताइए मुझे कि कोई एक ऐसा चेहरा या कोई ऐसी नाम जैसे कि जो AIMIM पार्टी उसको भी सोच रही है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है या इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, भिवंडी ईस्ट में या भिवंडी वेस्ट में? देखिए, मेरा ये मानना है कि 2019 में या 2014 में जो भी वोट मिला वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद अवैसी साहब को मिला। जी, ये चुनाव में भी असद साहब की वजह से ही जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो जीतेगा। तो कोई ऐसा चेहरा मेरी नज़र में नहीं है कि असद अवैसी साहब को जिता दे, MIM को जिता दे, MIM उसको जिताएगी। ठीक है, जनता की जो रिक्वायरमेंट है, आम वोटर की जो रिक्वायरमेंट है उस कैंडिडेट में होनी चाहिए। इसका ऑब्जर्वेशन अहमद बलाला साहब और इम्तियाज़ जलील साहब करके असद साहब को रिपोर्ट पेश करेंगे और वो कैंडिडेट जो कैंडिडेट आएगा, हम तो पार्टी के खादिम हैं, हम उसका काम करेंगे। मैं एक इसको दूसरा थोड़ा सा सवाल को अलग पूछता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि भिवंडी ईस्ट में MIM का कौन ऐसा कोई कैंडिडेट या ऐसी कोई पार्टी जो कि MIM को टक्कर दे सकती है? जैसे कि अभी आपने तो दावा कर लिया कि हम जीत रहे, तो ऐसा कौन है जो आपको टक्कर दे सकता है? देखिए, भिवंडी ईस्ट का जो मुसलमान है वो ये जानता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसकी आवाज़ बन रही है। आप ये देखिए कि शरीयत पर जब भी हमला होता है असद अवैसी साहब बोल रहे हैं या MIM बोल रही है। समाजवादी पार्टी का आमदार फोर्सफुली उतर नहीं पाता। आप ये देखिए कि ये जो रामगिरी बाबा, पाखंडी बाबा ने जो किया, समाजवादी पार्टी उसको इजाज़त नहीं दे रही है रोड पे आने की। वो रैली निकाल सकता था कि नहीं निकाल सकता था? निकाल सकता था, उसकी पार्टी इजाज़त नहीं दे रही है। तो जो इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी की शक्ल में कैंडिडेट आएगा, चाहे वो NCP से आए, कांग्रेस से आए, शिवसेना से आए, समाजवादी से आए, भिवंडी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी आमदार बनेगा उसकी पार्टी उसको इजाज़त नहीं देगी कि मुसलमानों के लिए बात करे, मुसलमानों को इंसाफ दे, मुसलमानों के लिए काम करे। जब उसकी पार्टी इजाज़त नहीं देगी तो ऐसी पार्टी को क्यों चुनकर देना? ये आम वोटर के बीच में पैगाम गया है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं उसको मजबूत वे में देखता हूँ, इसलिए नहीं कि MIM जीतेगी, इसलिए भी देखता हूँ कि सियासत में ये बदलाव आना चाहिए मुसलमानों के बीच में कि जो हमारी बात ही नहीं कर रहा हम उसका साथ क्यों दे। जी, नाराजगी का इजहार मुसलमानों ने करना चाहिए सियासी जमातों से। ये चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, हमारा भिवंडी शहर पावरलूम नगरी है, गरीब मजदूर पूरे इंडिया से यहाँ आते हैं, मिनी इंडिया इसको इसीलिए कहा जाता है। ये गरीब मजदूरों के साथ परेशानी ये है कि इनको जिस कारखाने में काम करते हैं उस कारखाने में उनको पेशाब करने के लिए यूरिनल तक नहीं है। क्या लीडर काम कर रहे हैं? आप ये देखिए कि मजदूर परेशान है, उसकी पगार में बढ़ोतरी तो छोड़िए, जो जहाँ वो काम करता है वो कारखाना मालिक 15-20 साल से परेशान है, पावर बिल से परेशान है, मंदी से परेशान है। जो बेसिक इनकम, जो बेसिक रिसोर्सेज है भिवंडी को डेवलपमेंट की तरफ ले आना, जहाँ से पूरे इंडिया से लोग यहाँ राग़िब हुए, वो आज परेशानी में मुब्तला है। लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कारोबार चेंज कर रहे हैं। आज ढाबे की वजह से भिवंडी पहचाना जा रहा है, पावरलूम इंडस्ट्री को उखड़ते जा रहा है, बिल्डिंगें बनते जा रही है। क्या किए लीडरों ने? जी, रशीद ताहिर मोमिन MLA बने, रईस शेख MLA बने, सेकुलर पार्टी आज बोलते हैं रुपेश मात्रे MLA बने। क्या किया इन सेकुलर पार्टी के नेताओं ने भिवंडी के लिए? क्या पॉलिसी है? टोरेंट को तो भगा नहीं पा रहे। हर कोई बोलता है ऐसा ऐसा करके टोरेंट मैं अगले दिन हटा दूंगा। टोरेंट क्यों नहीं हटा पाए? सरकार में क्या रईस शेख, रुपेश मात्रे अन्य पिछले 2.5 साल नहीं थे? 2022 तक सरकार में नहीं थे? सरकार में थे ना, टोरेंट को हटा क्या? नहीं हटा पाए। IGM हॉस्पिटल आप देखिए, भिवंडी में अनगिनत मौत हो रही है। गरीब आदमी जाके मर जाता है, कोई पैसे वाला थोड़ा बहुत रहता है या समाज सेवक होता है तो हु अल्लाह होता है, आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ आती है, लेकिन डेली बेसिस पे वहाँ मौत हो रही है। या तो वो वहीं मर जाता है या कलवा जाते वक्त मरता है या KM जाते वक्त मरता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार थी या आप सरकार के बाहर भी हो तो आपका संवैधानिक अधिकार है कि IGM हॉस्पिटल को सब डिविजनल दर्जा मिला हुआ है, वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, इलाज क्यों नहीं है, मशीन क्यों नहीं है? क्यों जनता परेशान हो रही है? भाई आरोग्य सेवा तो इंपॉर्टेंस ही रखता है। आप शिक्षा व्यवस्था देख लो, भिवंडी शहर में
अभी रईस शेख साहब के माध्यम से एक दो स्कूल का पुनर्निर्माण राज्य सरकार की निधि से हुआ, लेकिन बाकी स्कूलों की परिस्थिति देखो आप देखिए रईस शेख ने एक स्कूल नंबर 6, 7, 90 समथिंग कुछ नाम है, 4 स्कूल चलती है शांतिनगर में, रिपेयर करके ऑडिट करके रिपेयर हुआ है। वो स्कूल में शौचालय तक नहीं है, बच्चे सामूहिक शौचालय में शौचालय करने जाते हैं, पानी नहीं है पीने के लिए। ये बेसिक नीड्स है ना। आप एक ठीक है, राज्य सरकार फंड दे रही है, एक नई इमारत बना दिए, कलरफुल कर दिए, दिखा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन 5 साल 5-5 करोड़ रुपया निधि के माध्यम से जो आपको 25 करोड़ मिला, तो वो 25 करोड़ के माध्यम से प्योर ब्लॉक और छोटे मोटे शौचालय की रिपेयरिंग के अलावा क्या नया? ये तो पिछले आमदारों ने भी किया कि भाई शमशान भूमि की दीवार कंपाउंड की रिपेयरिंग, कब्रिस्तान की वॉल कंपाउंड की रिपेयरिंग, ये तो सब आमदारों ने किया। एक तो पूरा भाई नया निधि तो कब्रिस्तान खड़ा हुआ है चौहान कॉलोनी में, और उसके बाजू में जो है अभी ये भी बन रहा है, शमशान भूमि भी बन रहा है, पूरा नया नया बन रहा है। नहीं, अच्छी बात है ना, लेकिन किस एमएलसी इलेक्शन में आपने क्रॉस वोटिंग करके पैसे प्राप्त किए? आपकी सरकार तो नहीं है। 2.5 साल जब सरकार में थे तो निधि नहीं आई, आप सरकार के बाहर हो तो बहुत निधि आ गई। अरे इतने ही पावरफुल हो गए हो तो आईजीएम को सब डिविजनल दर्जा दिला दीजिए, टोरेंट को हटा दीजिए। भिवंडी बस अड्डे की क्या परिस्थिति है जी, बस अड्डे की तो आप क्या करते हो? डोंबिवली महानगर पालिका की बस को इधर लाकर बोलते हो कि हमने बस सेवा चालू कराया। न्यू मुंबई की महानगर पालिका की बस सेवा भिवंडी में चालू थी, दोनों ही आमदार को बोलूंगा। क्या है आपने क्या किया है? महेश चोगले ने क्या काम किया है? कोई एक उपलब्धि नहीं बता सकते। खाली करोड़ों की ओपनिंग करते हैं। आईजीएम में करोड़ों रुपए की ओपनिंग की क्रेडिट दोनों ने लिया, लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। इन्हीं की एम्बुलेंस पैसा लेके लोगों को दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाती है। शादाब भाई देखो, हमेशा हम लोग जो है आरोप लगाते हैं, तो आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मतलब अगर कोई आदमी बैठा है, सिटिंग एमएलए है या तो सिटिंग रूलिंग पार्टी है, तो उनके ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। वो इसलिए क्योंकि वो पावर में है और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अभी बात करें AIMIM की, तो MIM ने जो है भिवंडी के अंदर तो अब तक के उनको कोई एक आधा ऐसा दर्जा हासिल नहीं हुआ है कि लोग उनसे जो कुछ सवाल कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो है वही आरोप में रहते, वही अटैकिंग मोड पे रहते हैं। तो अब ऐसा क्या होगा कि आप जो है पावर में और लोग आपसे सवाल करें कि भाई जिले आप चलो ठीक है, जो गुजरी और अब आप क्या करोगे उसके अंदर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो आमदार बनता है, अगर वो सरकार में नहीं भी है तो भी वो काम कर सकता है। जी भाई, आमदार बनने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आमदार नहीं रहता है, मेरा ऐसा मानना है। जी, वो चाहे तो अपने पॉजिटिव वे में काम करते हुए सही धोरण को सरकार से मनवा सकता है। मैं एक बात बोलता हूँ कि भिवंडी शहर में उच्च शिक्षा के नाम पे क्या है? BSc BA DED B.Ed नहीं, एजुकेशन के हायर एजुकेशन के नाम पर मेरी बेटी, आपकी बेटी, किसी की बहन अगर उसको पढ़ाना है तो मुसलमान कम्युनिटी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर भेजने के लिए परेशानी है। ना भिवंडी से ट्रांसपोर्ट सेवा है कि बंबई भेजूँ डेली अप डाउन करे, ना उसको मैं नासिक या दूसरी जगह भेजूँ। थाने डिस्ट्रिक्ट का CM होते हुए थाने डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी कायम करने की डिमांड क्यों नहीं हुई? आमदार तो आप, खासदार आमदार सब लोग तो है ना। सही है भाई, भिवंडी शहर के अतराफ में इतनी खाली पड़ी जगह है, आप इसको यहाँ पर विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाते? क्यों CM से डिमांड नहीं किए? क्यों आपने समन्वय रूप में काम करके बात की? अगर मैं मांग करता हूँ तो ये होता है कि क्रेडिट लेने की बात हो रही है, खाली नाम कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि आमदार आप बन चुके हो, आप कम से कम डिमांड तो कर सकते थे। जी जी, आपको पर्सनल निधि कैसे निकालना करोड़ों रुपए की, ताकि आप जनता के बीच में कुछ काम दिखा सको, वो समझ में आता है, वो दिख रहा है जनता के सामने। लेकिन आवाम के लिए जो मेन काम करना है, आप वो देखिए ना, क्या है मामला। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, बिल्कुल रेलवे ट्रांसपोर्ट सेवा के नाम पे कुछ नहीं है, बस ट्रांसपोर्ट सेवा के नाम पे कुछ नहीं है। भिवंडी शहर की प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन जो है, आप देखिए प्राइवेट स्कूल की जितनी धांधली है, दोनों आमदार कुछ बात कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे भाई? ये जो परेशानी है, जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, गली कूचे में इतनी इलीगल स्कूल चल रही है, कारखाने में स्कूल, बिल्कुल गाले में स्कूल, स्कूल चल और वो स्कूल में बच्चे की कोई लाइफ नहीं है, ना उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल रहा है, कोई फ्यूचर है, पैसे दुनिया भर के लिए जा रहे हैं, और उसके बावजूद जो परेशानियां सामने आ रही है उसका सोल्यूशन नहीं। जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पर एक धब्बा महानगर पालिका के द्वारा दिया गया है, एक मजाक बना हुआ है कि जो भी अतिरिक्त आयुक्त आता है या जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आता है, वो एक मजाकिया किस्म का आदमी आता है, क्योंकि उसके फैसले मजाकिया होते हैं।
बिल्कुल। आज भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के माध्यम से जितनी भी स्कूलें चल रही हैं, आप देखिए वहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग। इसलिए आप, मैं या मेरा कोई गरीब भाई जो वड़े पाव बेचता है या रिक्शा चलाता है, वो केएमएस स्कूल में, समझिया स्कूल में अपने पेट काट के पैसे बचा के वहाँ पे पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है भाई? बच्चे का फ्यूचर चाहिए। तो जिम्मेदार कौन है? रनिंग आमदार खासदार नहीं है तो कौन है? ठीक है शारदा भाई, अभी हम लोग है ना वेस्ट में आते हैं, तो वेस्ट के अंदर आप बताइए मेरे को कि AIMIM के लिए कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा? मतलब मैं आपको ना कुछ जैसे नाम बताता हूँ, जैसे कि आमदार महेश चौगले है, ये फिलहाल अभी सिटिंग आमदार है और सिटिंग MLA, और इसके साथ में अगर ये देखा जाए कि विलास पाटिल है, विलास पाटिल काफ़ी इसमें चल रहे हैं, साईनाथ पवार भी जो है इस बार मैदान में उतरे, तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हो, थोड़ा सा ये बताइए। व्यक्तिगत रूप में उनको अपन कॉम्पिटिटर की हैसियत से देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनको जनता ने मौका नहीं दिया। पिछले बार सेकंड पोजीशन पे थे। जी। MIM से लड़ाई डायरेक्ट हो सकती है उनसे, लेकिन वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से आ रही है तो मालूम ही नहीं ना। अच्छा। हमारी लड़ाई तो बीजेपी कांग्रेस से है ही है, लेकिन टक्कर अगर ये भी आते हैं तो ये तो टक्कर इनसे होगी ही बिल्कुल। जी भाई नया चेहरा है, देखते हैं, लेट्स सी। फिर रियाज आज़मी है, रियाज आज़मी काफ़ी, तो कौन सा ऐसा ये है शख्स है आपको लग रहा है कि नहीं यार ये आदमी जो है ये टक्कर दे सकता है, या तो फिर ये भरोसे का आदमी चल जाएगा? विलास पाटिल 3 से 4 बार वो या उनके घर के लोग महापौर बन चुके हैं। हाँ। महेश चौगले 2 बार के आमदार हैं। समाजवादी तो जीरो है, ठीक है। रियाज आजमी, समाजवादी का भी एक समाजवादी बार का क्या एक मतलब? बार आमदार थे, रशीद ताहिर आमदार थे थे ना, वो रशीद ताहिर थे ना। समाजवादी कहाँ थी? समाजवादी के पास तो विधानसभा इलेक्शन 2019 में कैंडिडेट तक नहीं था सर, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वो तो पता है। तो ठीक है, एक पार्टी का आमदार बन जाता है तो उस पार्टी कदर बन जाती है, कॉर्पोरेटर उससे जुड़ते हैं निधि के चक्कर में, तो एक ताकत दिखती है। आज उनका आमदार भाग जाएगा, समाजवादी जीरो हो जाएगी, ये सच्चाई है। तो भिवंडी वेस्ट हो या ईस्ट हो, जी। MIM का तो एक ही धोरण है, कोई भी चुनाव लड़े, हम आवाम के बीच में उस मुद्दे पे जाएंगे जिस मुद्दे पे जनता परेशान है। भाई इन आमदारों ने आमदार रहते हुए या सरकार इनकी रहते हुए इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? भाई तालीम, तरक्की, रोजगार और खुशहाली, यही हमारा मकसद, यही हमारी कोशिश। ये बोलने में तो अच्छा लगता है, हाँ। ये मैं अपना चुनावी एजेंडा भी बना सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जो आमदार या खासदार बने या माजी में उनकी सरकार थी, इन्होंने इस पे काम क्यों नहीं किया? आज हमारे यहाँ खुशहाली क्यों नहीं दिखती? क्योंकि कारोबार परेशान है। जी। हमारी जो पावरलूम इंडस्ट्री है, हमारा जो मोती उद्योग है, वो परेशान है। जी। तो उसके लिए कोई सरकार से अच्छी पॉलिसी क्यों नहीं बना पाए दोनों आमदारों ने या खासदार ने? या ये सरकार में रहे या अपोजिशन में रहे तो किरदार क्यों नहीं अदा कर पाए? जी थोड़ा सा मैं वही चाहूँगा कि आप इसके ऊपर बता रहे थे कि कौन है, कौन ऐसा ये चेहरा है, या तो फिर कोई कौन ऐसा कैंडिडेट जो वाकई में जो है आपको टक्कर दे सकता है, या तो फिर वाकई में जो लग रहा है कि नहीं जनता जो है इसके ऊपर भरोसा कर सकती है, ऐसा कोई आपकी पर्सनल राय में जानना चाहता हूँ इसमें। नहीं, इसमें किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का पर जनता भरोसा क्यों करेगी? हाँ। मैं तो MIM की बात करूंगा। भाई इनसे तो लोग, अगर इनसे लोग जो है खुश होते तो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे इनके सामने डर के। लोग फॉर्म भर रहे हैं, हाँ। लोग लड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने काम नहीं किया हुआ है ना। कांग्रेस, NCP, शिवसेना, समाजवादी के सामने हाँ। लोग MIM से टिकट पाना चाह रहे हैं। सारे मुसलमान लीडर जो है लगभग हाँ। MIM से टिकट पाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा। या आवाम देख रही है कि महेश चौगले हो, समाजवादी पार्टी हो, साईनाथ भाऊ हो या विलास पाटिल हो, इन्होंने, मुसलमान क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल। मुसलमान के मुद्दे पर, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के मुद्दे पर इन्होंने आज तक काम क्यों नहीं किया? विलास पाटिल 4 बार मेयर थे, उन्होंने मुस्लिम इलाकों में क्या काम किया? भाई वो जिस इलाके में रहते हैं उसी वार्ड में माडा कॉलोनी का इलाका है। आप ही लोगों के चैनल में मैंने देखा लोग गाली दे रहे हैं उसको। एक वार्ड जहाँ पर उस हमारे गैर मुस्लिम भाई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जायज़ बात है। वहाँ पर जिम है, खेलने का मैदान है, नाना नानी पार्क है, गार्डन है, एवरीथिंग। और उसी वार्ड का नगर सेवक जो मेयर रह चुका है, मुस्लिम इलाके में चलने के लिए सड़क नहीं। ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो इसके ऊपर मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, थोड़ा सा एक करूँगा कि परसों हमारा लाइव वहाँ पे सर्वे था। तो लाइव सर्वे में वहाँ पे आके लोगों ने बताया कि 27 लाख रुपए की निधि से जो है वहाँ पे गार्डन बना था,
म्हाड़ा कॉलोनी में बाकायदा, लेकिन वहाँ पे लोगों ने उसको मेंटेन नहीं करने दिया, वहाँ पे उसको मेंटेन रखने नहीं दिया, और इस वजह से जो है वो आज जो है वो डंपिंग ग्राउंड बन के रह गया है। तो ये मतलब ये मैं मतलब विलास पाटिल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उस दिन जो हमारे सामने बात आई थी, हम वो बता रहे हैं आपको कि इस तरह से बातें आई थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जा रहा है ना कि लोग चीज़ों को मेंटेन नहीं करते, लोगों को क्या बोलते हैं, चीज़ों की कदर नहीं है ना। नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, आम नागरिक की नहीं है। आम नागरिक मिस्टेक कर सकता है, कोई पान खा के थूक सकता है, कोई कचरा फेंक सकता है, उस पे फाइन लगा के उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। कचरे की अगर आप बात करेंगे तो आप देखोगे कि जितने भी नॉन मुस्लिम एरिया जो है, ये हो सकता है कि लोग इसके ऊपर मेरी आलोचना करें, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है कि जितने भी नॉन मुस्लिम एरिया है तो वो आपको बाकायदा साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप चले जाइए मुस्लिम इलाकों में, हम लगातार दिखा रहे, तो वहाँ पे आपको कचरों का अंबार नज़र आएगा। तो लोग ही जो है इस तरह से मतलब अगर गंदगी करेंगे तो क्यों ऐसा होता है कि नॉन मुस्लिम एरिया में क्या ये मतलब वहाँ पे कचरा नहीं निकलता होगा? वो लोग क्या खाते पीते मैं सिर्फ उनके घरों में कचरा नहीं निकलता? मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि कचरे का अंबार इसलिए बनता है कि हमारे लीडर कचरा है। मुसलमानों के जो रहबर है वो अपने इलाके में डंपिंग ग्राउंड क्यों बनने देते, क्यों एसटीपी स्टेशन बनने देते? आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है कि कामतगर में विरोध हुआ एसटीपी के लिए, पूरे लीडर रोड पे आ गए, भाई हमको बदबू नहीं चाहिए, एसटीपी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो लीडरशिप की कमाल है भाई, हमने लीडर ही बेवकूफ़ लोग को बना के रखा हुआ है। आपका वार्ड का 5-5 बार का नगर सेवक आपके गली का चेंबर नहीं लगवा पा रहा है, बोले कॉरपोरेशन में निधि नहीं है। ये हुआ है, सच्चाई है, तो ये तल हकीकत है। इसलिए लीडरशिप में बदलाव की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, इसलिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नए लोग को मौका देने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा एक ही धोरण है कि चुनकर वही आए जिसके दिल में 24 घंटा जनता की खिदमत करने का, बात करने का जज्बा हो। जी, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन जो है ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में है, वो अभी नको। शहर की जनता को आप एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो ठोस काम करके दिखाए। अगर सरकार में रहता है तो भी, सरकार में नहीं भी रहता है तो सरकार के सामने अपना संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए धरना प्रदर्शन के माध्यम से वो बात मनवा के ले, जो भिवंडी शहर की बेसिक नीड है। मैं आपको बार बार डबल से बोल रहा हूँ कि जनता देख रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आरोग्य सेवा 0, ट्रांसपोर्ट सेवा 0, एजुकेशन प्रणाली 0, हायर एजुकेशन प्रणाली 0, रोजगार 0। भाई हमने चुनकर किसको दिया? पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? भाई हमने चुनकर तो नहीं दिया, सेकुलर पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया। सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के आमदार ज़्यादा बने, यहाँ पर उनके खासदार ज़्यादा बने। उन्होंने क्या हमसे बदला लिया क्या? उनकी जो आरएसएस की विचारधारा है, मुसलमान को पिछाड़ के रखो, बेवकूफ़ बना के बैल की तरह पीछे भगाओ, तो वो चीज़ दिख रही है और कुछ नहीं है। तो ये बदलाव की ज़रूरत है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विकल्प के रूप में जनता के सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आवाम जो है बैरिस्टर असद अवैसी साहब का इंतखाब करेगी और बैरिस्टर असद अवैसी साहब की शक्ल में भिवंडी शहर में एक आमदार बना कर देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शादाब उस्मानी, जो कि भिवंडी शहर AIMIM के कार्यकारी अध्यक्ष है, और इस बार जो है वो इस कॉन्फिडेंस से मैदान में उतरेंगे कि दोनों भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट दोनों के दोनों सीट जो है AIMIM के खाते में जाए। दोस्तों, हमारे साथ इसी बने रहे, ऐसे ही चुनावी चर्चा को लेकर, ऐसे ही चुनावी माहौल को लेकर हम आपके पास में रूबरू होते रहेंगे। और हमारा लाइव टेलीकास्ट जो हर रोज़ हम सर्वे करते हैं इलेक्शन को लेकर, वो देखना ना भूलें। हर रोज़ रात में 11 बजे हम लोग उसको टेलीकास्ट करते हैं। साथ में बने रहे हमारे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस से। थैंक यू।